गर्मियों की चिलचिलाती धूप के बाद आखिरकार बारिश भी आ गई। लेकिन राज और उसके पिता रमेश के लिए ये खुशी की बारिश नहीं बल्कि परेशानी की बूंदें लेकर आई थीं। पापा जी, देखिए ना, फिर से छत से पानी टपक रहा है। रसोई की दीवार भी गिरने लगी है। चलिए कहीं दूसरी जगह बैठ जाते हैं, वरना यहां भीग जाएंगे। बेटा राज, क्या करूं? 30 साल फैक्ट्री में काम करके भी सिर्फ 8,000 रुपए मिलते हैं। तेरी आमदनी भी इतनी नहीं है। महंगाई में खाना दवा निकालने के बाद कुछ बचता ही नहीं है। अपनी पूरी जिंदगी में मैं तुम्हें पक्का घर भी नहीं दे सका। पापा जी, राजा जी, रोने से कुछ हल नहीं होगा। हम हार नहीं मान सकते। मैंने भी तो सपने देखे थे इस घर में आकर। थोड़ा थोड़ा करके घर की जरूरत को पूरा कर भी रहे हैं। बाकी हम सब मिलके आगे भी ठीक कर लेंगे। परेशान मत होइए आप। नेहा, तुम्हारी हिम्मत देखकर मुझे अपने ऊपर शर्म आती है। मैं तो अपनी बीवी को एक ढंग की छत भी नहीं दे सका। राज जी, प्यार सिर्फ छत से नहीं मिलता, मेहनत और एक दूसरे के साथ मिलता है। आप दोनों मेरे साथ हैं तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगली सुबह नेहा ने देखा कि फैक्ट्री से राज के साथ कुछ फटे हुए मैगी के पैकेट और टूटी पेप्सी की बोतलें आई थीं। नेहा के मन में कुछ अलग ही चल रहा था। राज जी, ये सब क्या है? अरे नेहा, फैक्ट्री में ये सब कबाड़ फेंका जा रहा था। मैं गाड़ी में डाल के इसे किनारे फेंकना भूल गया। अभी खाना खा के इसे बाहर डाल दूंगा। अरे वाह राज जी, ये तो सोना है सोना। मैगी की ये पैकेट सिर्फ ऊपर से फटे हैं, अंदर का सामान बिल्कुल ठीक है। बेटी, इस कबाड़ में तुझे क्या दिख रहा है जो इतना खुश हो गई हो तुम? पापा जी, अगर मैं कहूँ कि इसी कबाड़ से हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? पागल हो गई हो क्या तुम? या कोई भूत वूत चढ़ गया है तुम्हारे ऊपर? कुछ भी मतलब बोलती हो जी तुम। अरे नहीं राजी, मैं सच बोल रही हूँ। अच्छा पापा, आपको तो मेरी बात पर यकीन है ना? बस एक बार मेरा प्लान तो सुनिए और विश्वास कीजिए, फिर देखिए आपकी बहू क्या से क्या करती है। ठीक है बहू, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जो भी करोगी, मैं और राज हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेंगे। हाँ, देखिए घर के सामने जो खाली जगह है ना, वहाँ हम एक छोटा सा ढाबा खोल सकते हैं। इन मैगी पैकेट्स को साफ करके एक सुंदर सा वॉलपेपर बना के उसे छत और दीवारों के लिए इस्तेमाल करेंगे। पेप्सी की खाली बोतलों से टेबल कुर्सी और रंग बिरंगी लाइटिंग बनाएंगे और प्लांट्स लगा देंगे कुछ नए तरीके से। दिमाग तो अच्छा लगाया बहू, लेकिन ये कैसे संभव है? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। पापा जी, आपका आशीर्वाद है, राज जी का प्यार है और मेरे अंदर हिम्मत है। बस यही तो चाहिए ना। अब मैं भी अपने घर को संवारूंगी, आप देखते जाइए बस। लेकिन नेहा, लोग आएंगे क्यों? और खाना कैसे बनाएंगे? और क्या बनाएंगे? अरे मेरे पति परमेश्वर, आप परेशान बहुत जल्दी हो जाते हैं। हम अपने नए ढाबे में मैगी बनाएंगे बस, और वो भी सिर्फ 10 रुपए में गर्मा गर्म मैगी और 15 रुपए में ठंडी पेप्सी, जो फैक्ट्री के मजदूर से लेकर छात्र सभी को पसंद आएगी। बस एक बार करके देखिए। अगर नहीं चला तो कम से कम ये उम्मीद तो रहेगी ना कि हमने कोशिश तो की। प्रिया बेटी, इतने सालों में मैंने कभी ऐसी हिम्मत नहीं दिखाई। तू सच में हमारे घर की लक्ष्मी है। ठीक है नेहा, करते हैं कोशिश। अब हार मिले या जीत, मगर तेरे साथ हैं हम। अगले 5 दिनों तक तीनों ने दिन रात मेहनत की। दिन भर फैक्ट्री में काम करते, फिर रात भर ढाबा की साज सज्जा में लग जाते। सबके हाथों में छाले थे, आंखों में नींद की कमी, लेकिन दिल में सपनों का जुनून लिए उनका छोटा सा ढाबा बन के तैयार हो गया। राज जी देखिए, कितना सुंदर लग रहा है हमारा जुगाड़ू ढाबा। ये सब हमने अपने हाथों से बनाया है। हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था जिसे मैं कूड़ा समझ रहा था तुम उसे इतना सुंदर ढाबा बना दोगी। वाह मेरी रानी, मुझे तुम पर गर्व है। नेहा बेटी, 55 साल की उम्र में तूने मुझे सिखाया कि हार मानना कितनी बड़ी गलती है। तू सच में हमारे घर की महालक्ष्मी है। पापा जी, ये सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है, ये हम तीनों के सपनों का घर है। अकेली तो मैं एक ईंट भी नहीं रख सकती थी। तभी दूर से पहले ग्राहक के आने की आवाज आई। अरे यार, ये क्या है? कितना यूनिक ढाबा है। सब कुछ मैगी पैकेट और पेप्सी बोतलों से बना है। बहुत सुंदर यार। अच्छा, कुछ खाने को है? हाँ बिल्कुल, हमारे पास एक प्लेट गर्मा गर्म मैगी 15 रुपए में और ठंडी पेप्सी 10 रुपए में मिलती है। एक बार ट्राई कीजिए। अरे वाह, ये तो बहुत टेस्टी है। और जगह भी कितनी अच्छी तरह से सजाई है आप लोगों ने। सच में जितना नए तरीके से बना ये ढाबा है, उतना ही टेस्टी मैगी भी है। भाभी जी, आपके हाथों में जादू है जिसका तो कोई जवाब नहीं।
बस 10 दिन में जुगाड़ू ढाबा पूरे मोहल्ले की जुबान पर चढ़ गया। लोग सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि इस अनोखे जुगाड़ को देखने भी आते थे। हर ग्राहक के साथ नेहा, राज और रमेश का हौसला बढ़ता जा रहा था। भैया ये ढाबा तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, हर कोई इसे इको फ्रेंडली ढाबा बोल रहा है। ये बात दिल्ली तक में पहुंच गई है। यार सच में कबाड़ का इतना शानदार इस्तेमाल मैंने कभी नहीं देखा। यहाँ के लोगों में कितनी कला है। नेहा तू देख रही है ना, अब रोजाना 700-800 रुपए की कमाई हो रही है। अगर ऐसे ही सब भगवान की कृपा से ठीक चला तो हम जल्द ही अपना नया घर भी खरीद लेंगे, और इन सब का श्रेय भी तुमको जाता है। मुझे तुम पर गर्व है भाग्यवान। नेहा बेटी, तूने सच में हमारी किस्मत ही बदल दी। अब तो घर की मरम्मत भी हो जाएगी और हम सबका भविष्य भी संवर जाएगा। ये सब तेरे तेज दिमाग की वजह से हुआ, वरना आज भी हम लोग उसी गरीबी में दिन काट रहे होते। पापा जी, राज जी, ये सब हमारी मेहनत, प्यार और एक दूसरे के साथ का नतीजा है। भगवान का शुक्र है कि आपने मेरा भरोसा किया और हार नहीं मानी। नेहा तुम्हारे इस जुगाड़ ने हम सब की जिंदगी ही बदल दी। बस 10 दिन में जुगाड़ू ढाबा का असली बदलाव तब आया जब स्कूल के बच्चे नेहा की स्पेशल मैगी का स्वाद चखने लगे। भैया ये ढाबा तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, हेल्दी मैगी वाली आंटी के नाम से। आंटी जी, हमें भी वो स्पेशल मैगी चाहिए जिसमें गाजर, मटर और प्याज होते हैं। हाँ आंटी, मेरी मम्मी कहती है कि आपकी मैगी में सब्जी भी होती है, इसीलिए हेल्दी होती है। घर पर तो मम्मी सिर्फ प्लेन मैगी देती है। हाँ बेटा, आंटी आपके लिए गाजर, मटर, प्याज, टमाटर डालकर हेल्दी मैगी बनाती हैं। आपको मजा भी आएगा, साथ ही हेल्थ और टेस्ट भी मिलेगा। तभी अचानक उस ढाबे पर 15-20 स्कूली बच्चे एक साथ आ जाते हैं। अरे नेहा, इतने सारे बच्चे, इतनी मैगी कैसे बनेगी? हमारे पास तो सिर्फ 2 चूल्हे हैं। बेटे ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। इतने ऑर्डर सब्जी कहाँ से लाएंगे, पैसे कहाँ से आएंगे? पापा जी, राज, आप परेशान मत होइए। बेटा आप सब 5 मिनट वेट करो, आंटी सबके लिए स्पेशल मैगी बनाकर देंगी। राज जी, आप जल्दी से बाजार से सब्जी ले आइए। पापा जी, आप दूसरा चूल्हा तैयार कर दीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। कुछ टाइम बाद ही मैगी बनके तैयार हो गई, जिसे बच्चों ने बड़े चाव से खाया। उस दिन से जुगाड़ू ढाबा सिर्फ एक ढाबा नहीं रहा, बल्कि बच्चों के लिए हेल्दी खाने का केंद्र भी बन गया। और हाँ, बच्चों को हेल्दी खाना देना भी जरूरी है। जब बिजनेस करें तो सोसाइटी की भलाई भी सोचनी चाहिए। 3 महीनों बाद जुगाड़ू ढाबा शहर के सबसे लोकप्रिय ढाबों में से एक बन गया था। नेहा ने दिखाया था कि हिम्मत, एकता और सोच से कैसे मुश्किल हालात को अवसर में बदला जा सकता है। देखा जी, मैंने सही कहा था ना कि कबाड़ भी काम आ सकता है, बस नजरिया सही होना चाहिए। सच में, जो चीजें हम फेंक देते हैं वही हमारी किस्मत बदल सकती हैं। गरीबी कोई शर्म की बात नहीं है, शर्म की बात है कोशिश ना करना, हार मान लेना। बहू, तुमने मेरे जैसे बूढ़े आदमी को सिखाया कि उम्र से कुछ नहीं होता। अगर हिम्मत हो और परिवार का साथ हो तो कुछ भी संभव है। और इस तरह नेहा, राज और रमेश की ये कहानी हमें सिखाती है कि जुगाड़, हिम्मत और पारिवारिक एकता के सामने कोई भी मुसीबत छोटी है। कबाड़ भी काम आ सकता है, गरीबी भी ताकत बन सकती है। बस जरूरत है सही नजरिए और मेहनत की। 2 अलग घरों में 2 अलग परिस्थितियों में रहने वाली 2 बहुएं। एक तरफ सरला, जिसके पास धन नहीं पर दिल में माँ दुर्गा के लिए सच्ची श्रद्धा है। दूसरी तरफ प्रिया, जिसके पास सब कुछ है पर दिल में केवल दिखावा है। रमेश जी, आज नवरात्रि का पहला दिन है, माँ दुर्गा आपको जरूर ठीक कर देंगी। सरला, तुम्हारे पास पूजा के लिए कुछ भी तो नहीं है, न फूल, न मिठाई, न नए कपड़े। माँ को सिर्फ सच्चे दिल की जरूरत है, बाकी सब तो दिखावा है। उधर प्रिया अपने भव्य बंगले में आईने के सामने तैयार हो रही है। मम्मी जी, आज मैंने बहुत महंगी साड़ी पहनी है, पंडित जी को भी 5000 रुपए दे रहे हैं, पूरे मोहल्ले में हमारी पूजा की चर्चा होगी। बेटा, पूजा का मतलब सिर्फ दिखावा तो नहीं होता। अरे मम्मी जी, जितना पैसा खर्च करेंगे उतना ही मान सम्मान मिलेगा। माँ दुर्गा भी देखेंगी कि हमने कितना बड़ा पंडाल लगवाया है। चलिए मम्मी जी, मैं आती हूँ। सरला अपनी छोटी सी झुग्गी को साफ करके अपने हाथों से बने छोटे दिए जलाती है। प्रिया अपने बंगले में महंगे डेकोरेशन और भव्य पंडाल की तैयारी कराती है। बेटा सरला, तो इतनी मेहनत क्यों कर रही है? तेरे पास तो कुछ खास नहीं है चढ़ाने को। माँ जी, मैंने अपने हाथों से दिए बनाए हैं। दूध के लिए पैसे नहीं थे तो पानी में थोड़ा सा चीनी मिलाकर प्रसाद बनाया है। तो सच में समझदार है बेटा। माँ को असली भक्ति चाहिए, दिखावा नहीं। वहीं प्रिया के बंगले में एक से एक पूजा के महंगे सामान आ रहे हैं। पंडित जी, सोने के फूल मंगवाए हैं, 21 किस्म के फल, 51 तरह की मिठाइयाँ। बेटा प्रिया, पूजा का मतलब सिर्फ महंगा सामान तो नहीं।
आप बस पूजा कराइए, मैं जानती हूँ कि कैसे माँ दुर्गा को खुश करना है। पैसा है तो सब कुछ है। दोनों बहुओं की पूजा शुरू होती है। एक तरफ सरला अपने टूटे फूटे घर में दिल से पूजा कर रही है, दूसरी तरफ प्रिया अपनी भव्यता दिखाने में व्यस्त है। हे माँ दुर्गा, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ खास नहीं है, बस ये सच्चा प्रेम है और ये दुआ है कि मेरे रमेश जी ठीक हो जाएं। सरला, मुझे लग रहा है जैसे सच में माँ दुर्गा यहाँ मौजूद है। इतनी शांति महसूस हो रही है। देखो 51,000 के फूल हैं, 1 लाख की मूर्ति है, मैंने सबसे महंगा प्रसाद बनवाया है। वाह प्रिया, तुम्हारी पूजा तो बहुत शानदार है। मैंने इस बार 5 लाख खर्च किए हैं। माँ दुर्गा को इससे बहुत खुशी होगी। हाँ, लेकिन प्रिया की पूजा में आध्यात्मिकता की कमी थी। उसी रात दोनों बहुओं के सपनों में माँ दुर्गा का आगमन होता है। बेटी सरला, तेरी सच्ची भक्ति और निष्कपट प्रेम से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तूने दिखावा नहीं किया, सिर्फ दिल से पूजा की। माँ, बस मेरे पति को ठीक कर दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तेरी श्रद्धा का फल तुझे जरूर मिलेगा। तेरे घर में सुख समृद्धि आएगी। प्रिया, तूने केवल दिखावा किया है। तेरे दिल में अहंकार है, भक्ति नहीं। पैसे से माँ का दिल नहीं जीता जाता। माँ, मैंने तो आपके लिए इतना कुछ किया। जब तक तेरे दिल में सच्चाई नहीं आएगी तब तक तुझे शांति नहीं मिलेगी। अगली सुबह से ही दोनों के जीवन में बदलाव शुरू हो जाता है। सरला के घर में खुशियों का आगमन होता है, जबकि प्रिया के घर में समस्याएं शुरू होती हैं। सरला, मैं ठीक हो गया हूँ। रात भर की कमजोरी गायब हो गई है। रमेश जी, ये कैसे? माँ दुर्गा का चमत्कार है। देखा बेटा, तेरी सच्ची पूजा का फल मिला है। तभी बाहर से आवाज आती है। सरला जी, अरे सरला जी, आप यहाँ हैं? जी, कौन है आप? मैं शर्मा जी का भेजा हुआ हूँ। वे आपके पति रमेश जी को अपनी फैक्ट्री में काम देना चाहते हैं। तनख्वाह 25,000 रुपए महीना। लेकिन मैंने तो कोई अप्लाई नहीं किया था। सर से किसी ने आपकी सिफारिश की है। आइए कल से काम शुरू करिए। प्रिया, बड़ी मुसीबत है। कल रात को गोदाम में आग लग गई, 20 लाख का नुकसान हो गया। क्या? ये कैसे हो सकता है? कल तो सब ठीक था। और भी बुरी खबर है, हमारा सबसे बड़ा कस्टमर अपना ऑर्डर कैंसिल कर रहा है। लगता है कहीं कोई गलती हो गई है। प्रिया के घर प्रलय सा माहौल है। उधर सरला के घर में खुशियों का सिलसिला जारी रहता है। हर दिन कुछ न कुछ अच्छा होता रहता है। सरला, मैं अभी तक नहीं मान पा रहा। मालिक ने आज ही मुझे सुपरवाइजर बना दिया। अब 35,000 रुपए तनख्वाह होगी। हे माँ दुर्गा, आपने हमें इतना कुछ दे दिया, हम आपका शुक्रिया कैसे अदा करें? जबकि प्रिया का अहंकार उसे और भी गहरे गर्त में धकेल रहा है। वो अपनी गलतियों को उस सपने के बाद भी समझने को तैयार नहीं। प्रिया, हमें अपनी जिंदगी के बारे में सोचना होगा। लगातार नुकसान हो रहा है। ये सब बकवास है। मैंने इतनी महंगी पूजा की थी। माँ दुर्गा को हमारी मदद करनी चाहिए। बेटा, कहीं पूजा में कोई कमी तो नहीं रह गई? कैसी कमी? मैंने 5 लाख खर्च किए थे, उससे ज्यादा और क्या करूं? प्रिया, पैसा खर्च करना ही सब कुछ नहीं होता। शायद हमें अपनी भावनाओं को देखना चाहिए। तुम सब मुझे ही दोष दे रहे हो। मैं सबसे अच्छी पूजा करती हूँ। इन बातों के बीच फोन की घंटी बजती है। हेलो, क्या बैंक लोन की वजह से घर को गिरवी रखना होगा? सरला के बढ़ते सुख के बावजूद भी उसमें विनम्रता और कृतज्ञता बनी रहती है। वो अपनी खुशी को दूसरों के साथ बांटती है। सरला, तू वाकई भाग्यशाली है। तेरे पति का काम भी लग गया और सब कुछ ठीक हो गया। दीदी, मैं तो सिर्फ माँ दुर्गा का शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने मेरी छोटी सी पूजा को भी कबूल किया। सरला, आज मालिक ने कहा है कि अगले महीने से कंपनी का छोटा घर भी मिलेगा रहने के लिए। देखा बेटा, जो सच्चे दिल से पूजा करता है, माँ दुर्गा उसकी सुनती है। घर के बिगड़ते हालात देखते हुए धीरे धीरे प्रिया को एहसास होने लगता है कि कहीं न कहीं उससे गलती हुई है, लेकिन उसका अहंकार अभी भी उसे सच्चाई स्वीकार करने से रोक रहा है। बेटा प्रिया, मैंने सुना है कि इसी मोहल्ले में एक गरीब औरत की बड़ी किस्मत खुल गई है। किस्मत? सब झूठ होता है। अमीरी ही सब कुछ है। नहीं बेटा, लोग कह रहे हैं कि उसने बहुत सच्चे दिल से नवरात्रि की पूजा की थी, सिर्फ हाथ के बने दिए जलाए थे। आओ, हाथ के बने दिए, और उसे क्या हो गया? उसका बीमार पति ठीक हो गया, अच्छी नौकरी मिल गई, घर में खुशहाली आई है। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इतना कुछ किया था। प्रिया, शायद हमें समझना चाहिए कि पूजा का मतलब सिर्फ पैसा खर्च करना नहीं होता। नहीं, ये सब संयोग है। मैं कल और भी महंगी पूजा करूंगी। नवरात्रि के 8वें दिन प्रिया की भव्य पूजा समाप्त होने के कुछ घंटे बाद अचानक प्रिया को तेज बुखार और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। प्रिया, तुम्हें क्या हो रहा है?
विकास, सांस सांस नहीं आ रही है। तुरंत अस्पताल चलना होगा। हेलो हेलो, एम्बुलेंस एम्बुलेंस जल्दी भेजिए। आपके पति को गंभीर बीमारी है, तुरंत आईसीयू में भर्ती करना होगा। कम से कम 2 से 3 लाख रुपए लगेगी। डॉक्टर साहब, आपको जो भी करना है करिए, लेकिन मेरी प्रिया को ठीक कर दीजिए। हे माता रानी, मैंने तेरी इतनी भव्य पूजा की, फिर ये क्यों हो गया? लाखों रुपए खर्च किए और अब विकास को कर्ज लेना पड़ रहा है। तभी सरला अंदर आती है। प्रिया जी, मैंने सुना है कि आप बीमार हैं, कैसी तबीयत है? सरला जी, आप यहाँ रात के इस वक्त? तभी सरला एक थैली निकालकर डॉक्टर के सामने जाती है। डॉक्टर साहब, इनका जल्दी इलाज करिए। ये मेरे जीवन भर की जमा पूंजी है, 50,000 रुपए, इससे जो भी हो सके। बहन जी, लेकिन अभी भी 1.5 लाख और रुपए चाहिए। जो भी करना पड़े मैं इंतजाम कर दूंगी, बस इन्हें जल्दी ठीक करिए। सरला जी, आप ये क्यों कर रही हैं? मैंने आपके साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया। प्रिया जी, माता रानी ने मुझे सिखाया है कि सेवा ही सच्ची पूजा है। आप भी तो मेरी बहन हैं। वहीं अगली सुबह विकास सरला के पास आया। सरला जी, आपने जो किया मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा। भैया, एहसान क्या है, ये तो धर्म है। सरला जी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैंने हमेशा आपको छोटा समझा। अरे नहीं बहन जी, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं सरला जी, मैंने लाखों रुपए दिखावे की पूजा में बर्बाद किए और आपने अपनी गाढ़ी कमाई मेरे लिए दे दी। सच्ची भक्त तो आप हैं। प्रिया जी, माता रानी सबको प्यार करती हैं, आपकी भी उन्होंने परीक्षा ली है। अगर यही पैसा मैंने किसी जरूरतमंद पर लगाया होता तो शायद माँ ज्यादा खुश होती। मैंने तो सिर्फ अपना अहंकार दिखाया था। वहीं कुछ दिन बाद प्रिया ठीक होकर घर वापस आती है। बेटा, तू ठीक हो गई, और सरला, तू ना होती तो पता नहीं क्या हो जाता। सरला जी, अब आप मुझे सिखाइए कि सच्ची पूजा कैसे करते हैं। मैं आपसे सीखना चाहती हूँ। बहन जी, सच्ची पूजा दिल से होती है, जेब से नहीं। दूसरों की सेवा में माता रानी सबसे ज्यादा खुश होती हैं। मैं वादा करती हूँ कि अब कभी दिखावा नहीं करूंगी। जो पैसा मैं फालतू खर्च करती थी उससे गरीबों की मदद करूंगी। प्रिया, तुम्हारा ये बदलाव देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अचानक घर में एक दिव्य रोशनी फैलती है। बेटी प्रिया, तेरे सच्चे पश्चाताप और विनम्रता को देखकर मैं प्रसन्न हूँ। अब तेरे घर में भी सुख शांति वापस आएगी। माँ, आपने मुझे एक और मौका दिया। मैं वादा करती हूँ कि अब कभी अहंकार नहीं करूंगी। उस दिन के बाद प्रिया के घर में बदलाव आना शुरू हो गया। प्रिया, बहुत अच्छी खबर है। जो कस्टमर ऑर्डर कैंसिल किया था वो वापस आया है। 2 गुना ऑर्डर देने की बात कर रहा है। ये सब माँ दुर्गा की कृपा है। और भी खुशखबरी है, इंश्योरेंस कंपनी ने गोदाम के नुकसान का पूरा पैसा देने की बात कही है। उस दिन के बाद प्रिया का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने समझ लिया कि माता रानी भी उन्हीं की मनोकामना पूरी करती है जो सच्चे दिल से भक्ति करते हैं और मानवता की सेवा करते हैं। कहते हैं कि स्कूल ज्ञान का मंदिर होता है जहां हर बच्चे को बराबरी का हक मिलता है, लेकिन कभी कभी ये मंदिर किसी के लिए नर्क बन जाता है। ये कहानी है 13 साल की आरती की, जिसका एकमात्र गुनाह था कि वो गरीब और काली थी। आरती फटे चप्पल पहनकर पुराना स्कूल बैग लेकर स्कूल आती है। उसकी यूनिफॉर्म धुली हुई है, लेकिन जगह जगह सिलाई के टाँके लगे हुए हैं। अरे देखो यार, कौआ रानी आ गई। आज तो इसकी यूनिफॉर्म पर नया सिलाई का सितारा भी लगा है। यार, लगता है ये तो नया फैशन आया है मार्केट में। आरती, इन लोगों की बातों का बुरा मत मानना। कविता, मैं रोज सोचती हूँ कि काश मैं भी इन लोगों की तरह अमीर होती। काश मेरा रंग भी गोरा होता और मैं भी नए कपड़े खरीद पाती, तो ये लोग ऐसे मजाक नहीं उड़ाते मेरा। तुम अंदर से कितनी खूबसूरत हो, ये तुम्हें पता ही नहीं। अब ज्यादा ध्यान मत दो, चलो चलते हैं क्लास में। लेकिन 13 साल की एक लड़की को कैसे समझ आता कि असली खूबसूरती क्या होती है, जब हर रोज वो अपने रंग के लिए, अपनी गरीबी के लिए ताने सुनती थी। वहीं क्लास में सुनीता मैडम चॉक बोर्ड पर गणित का सवाल लिख रही हैं। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ेंगे। अभिषेक बेटा, तुम इस सवाल को हल करो। अभिषेक गलत जवाब देता है। कोई बात नहीं बेटे, ये थोड़ा कठिन है, एक बार और प्रयास करो, आ जाएगा। तभी आरती पूरे जोश के साथ अपना हाथ उठाती है। मैडम, मैं ये हल कर सकती हूँ। तुम पहले अपने घर का हिसाब किताब तो सीख लो, फिर मैथ सीखना। पूरी क्लास उस पर हंसती है और आरती की आंखें नम हो जाती हैं। मैडम, लेकिन मैं सच में जानती हूँ, प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए। बहुत बोलती हो तुम। तुम्हारी औकात क्या है ये भूल जाती हो। तुम्हारी माँ घर घर जाकर बर्तन मांजती है और तुम यहाँ आइंस्टीन बनने आई हो। बेटा, सबके बस का नहीं है ये गणित, समझी? मैडम, मेरी माँ मेहनत करके पैसे कमाती है, इसमें गलत क्या है? चुप, बिल्कुल चुप।
जुबान चलाती है अपनी मैडम से। अब अपनी बेंच पर खड़ी रहो, यही सजा है तुम्हारी। उस दिन आरती को पहली बार एहसास हुआ कि गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं बल्कि समाज में ये सम्मान को भी कम कर देती है। वहीं आरती अकेली बेंच पर बैठी है, बाकी बच्चे अपने ग्रुप में बाहर लंच के लिए निकल गए हैं। आरती, खाना नहीं खाओगी? भूख नहीं है। झूठ मत बोलो, तू एक रोटी बची थी, माँ ने मुझे दे दी और खुद भूखी रह गई। भला मैं कैसे खा सकती थी? अरे पगली रो मत, मैं हूं ना। चल मेरे पास टिफिन है, हम साथ में करते हैं, ठीक है? अरे नहीं, अगर किसी ने देख लिया तो तुम्हें भी मेरी तरह तंग करेंगे। तो क्या हुआ, दोस्ती का मतलब भी तो यही होता है ना। तभी अभिषेक अपने दोस्तों के साथ वहाँ आता है और मजाक बनाना शुरू कर देता है। अरे वाह भिखारी को खाना मिल गया। कविता ध्यान रखना कहीं तुझसे भी पैसे न मांग ले। मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। हाँ मैं गरीब हूँ, लेकिन मेरा अपना भी आत्मसम्मान है। आत्मसम्मान? तुम जैसों का कोई मान नहीं होता। काली कलूटी गरीब कहीं की। मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी सपने हैं, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। क्यों मुझे परेशान करते हो? लेकिन समाज के कुछ लोगों के लिए गरीबी और काला रंग इंसानियत से भी बड़ा अभिशाप लगता है। वहीं कुछ समय बाद आरती रोते हुए अपने घर आती है। आरती, मेरा बच्चा आ गई स्कूल से। अच्छा, तूने कुछ खाया? हाँ माँ, स्कूल में दोस्तों के साथ खाया था। पेट बहुत भरा है मेरा। आरती, आज तो उदास लग रही है। स्कूल में सब ठीक है ना? माँ, मैं स्कूल नहीं जाना चाहती, सब मुझे तंग करते हैं। क्यों बेटी, क्या हुआ? मैडम कहती है मैं गरीब हूँ, इसीलिए पढ़ने का हक नहीं है। बच्चे कहते हैं मैं काली हूँ। माँ, मैं कितनी बुरी हूँ। नहीं बेटी, तू दुनिया की सबसे प्यारी बच्ची है। भगवान ने तुझे काले रंग में बनाया है, तो इसमें कुछ खूबसूरती तो होगी ना। तो फिर सब मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं माँ? बेटी, ये दुनिया ही ऐसी है, लेकिन तेरी पढ़ाई ही तो तुझे इस अंधेरे से निकाल सकती है। वादा कर कि तू कभी हार नहीं मानेगी। पक्का वादा माँ, मैं सबको साबित करके दिखाऊंगी कि मैं कमतर नहीं हूँ। रात के अंधेरे में एक माँ और बेटी ने ठान लिया था कि वो समाज के हर ताने को सहकर भी आगे बढ़ेंगे। स्कूल में अगले दिन गणित की प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, जहाँ स्कूल हॉल में सभी बच्चे बैठे हुए हैं। आज हमारे स्कूल में गणित महाप्रतियोगिता है। जो भी इस कठिन सवाल को सुलझा देगा उसे स्कॉलरशिप मिलेगी। अभिषेक, तुम इसे सॉल्व करो। तुम्हारे तो पिताजी ने तुम्हारे लिए अलग से मैथ्स का टीचर भी लगाया है। मुझे पता है तुम कर ले जाओगे। अभिषेक प्रयास करता है लेकिन फेल हो जाता है। सॉरी सर, मगर ये सवाल बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि कोई हल कर पाएगा इससे। कोई और है जो सामने आके इसे हल करना चाहता है? सभी स्टूडेंट शांत हैं और सुनीता मैडम किनारे सर झुकाए खड़ी हैं। वहीं भीड़ में से आरती झिझकते हुए हाथ उठाती है। सर, मैं प्रयास कर सकती हूँ। सर, आरती इसे कर सकती है, इसे मौका तो दीजिए। आरती, तुम? ठीक है, देखते हैं कि क्या हमारी ये छुपी हुई प्रतिभा कुछ कर सकती है। अरे वाह, हमारी आइंस्टीन जी आ गई। जाओ ग्रैंड फेलियर का प्रदर्शन करो। पूरी असेंबली में हंसी की आवाज गूंज जाती है। ये वो समय था जहां आरती के आत्मसम्मान की असली परीक्षा हो रही थी। आरती स्टेज पर जाती है, उसके हाथ कांप रहे हैं मगर हौसला बुलंद है। माँ ने कहा था हार मत मानना। वो ब्लैक बोर्ड पर इक्वेशन हल करना शुरू करती है। वाह, बिल्कुल सही तरीके से हल किया है। सर, हल हो गया है। अद्भुत। आरती, तुमने क्लास 10th लेवल का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। सर, गणित में रंग और गरीबी नहीं देखी जाती, सिर्फ दिमाग की शक्ति देखी जाती है। मुझे लग रहा है मैंने आरती को बहुत कम समझा है। अब पता चला, हमेशा उसे तंग करता रहा है तू। अभिषेक की आंखों में अपराध बोध साफ दिखाई दे रहा था, जबकि आरती हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ रही थी। वहीं सुनीता मैम के तो होश उड़ गए थे। ये कैसे संभव है? क्योंकि मैडम, मैंने रोज रात को टिमटिमाते दिए की रोशनी में पढ़ाई की है। मैंने हर ताने को अपनी प्रेरणा बनाया है। ये तुम सबसे अलग हो आरती। धीरे धीरे पूरी सभा खड़े होकर आरती को सम्मानित करती है और उसके लिए तालियां बजती हैं। उस दिन आरती ने सिर्फ गणित की समस्या हल नहीं की थी, बल्कि समाज के भेदभाव करने वालों को भी चुनौती दी थी। आरती, मैं तुम्हें पूरी छात्रवृत्ति देना चाहता हूँ। किताबें, यूनिफॉर्म, फीस, सब कुछ स्कूल की तरफ से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। सुनीता जी, मैं आपसे निराश हूँ। आपका व्यवहार एक बच्चे के प्रति बहुत गंदा था। मुझे शर्म आती है आपको शिक्षक कहते हुए। सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं अपनी गलती के लिए आरती से भी माफी मांगूंगी।
आरती, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मैंने तुम्हें दिखावे और रंग के आधार पर परखा। मैं एक शिक्षक होकर भी इतनी छोटी सोच रखती थी। मुझे माफ कर दे बेटा। मैडम ऐसा मत बोलिए, आपकी वजह से मुझे पता चला कि मैं कितनी मजबूत हूँ। क्षमा इंसान को कितना बड़ा बनाती है, ये आरती ने उस दिन सिखाया। वहीं स्कूल में वार्षिक समारोह का भी दिन आ गया। मंच पर आरती को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ छात्रा का पुरस्कार मिला। आज मैं सभी के सामने कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है। गरीबी की वजह से, अपने रंग की वजह से मुझे रोजाना भेदभाव का सामना करना पड़ा है। लेकिन आज मैं यहाँ खड़ी हूँ इस मंच पर, क्योंकि मैंने कभी कभी अपने सपनों को मरने नहीं दिया। याद रखिएगा, आपकी योग्यता आपके बैंक खाते से नहीं, आपके रंग से नहीं, आपके चरित्र और दृढ़ संकल्प से तय होती है। आरती, मुझे माफ करना। तू मुझसे कहीं बेहतर इंसान है। तेरा रंग नहीं, मेरा दिल काला है जो मैंने तुझे इतना परेशान किया। तो फिर इसकी शुरुआत दोस्ती से करें। सबसे अच्छे दोस्त। आरती अपनी माँ के साथ स्कूल से बाहर निकलती है, नया यूनिफॉर्म पहनकर, नए जूते पहनकर। आज मेरी बेटी ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हम गरीब हैं लेकिन छोटे नहीं हैं। माँ, अब मैं बड़ी होकर शिक्षक बनूंगी, लेकिन मैं कभी किसी को उसकी गरीबी या रंग के लिए नहीं परखूंगी। आरती की ये कहानी हजारों बच्चों की कहानी है। समाज में आज भी बहुत सी आरती हैं जो अपने सपनों के लिए लड़ रही हैं। अगर आप शिक्षक हैं, माता पिता हैं या बस एक इंसान हैं, तो याद रखिए, हर बच्चा सम्मान, प्यार और समान अवसरों का हकदार है। यह है रानी बाग कॉलोनी, जहां हर घर में कंपटीशन चलता रहता है। कौन ज्यादा अच्छा खाना बनाता है, कौन ज्यादा फैशन में है, और सबसे बड़ी बात, कौन सी सास अपनी बहू से ज्यादा काम करवाती है। आज मिलिए कमला देवी से, जिन्होंने अपनी इज्जत बढ़ाने के चक्कर में अपनी बहू की जिंदगी मुश्किल बना दी। कमला जी, आजकल की बहुएं तो बस 2 टाइम खाना बनाकर क्वीन बनती फिरती हैं। बिल्कुल, मेरी बहू तो ब्रेकफास्ट भी प्रॉपर नहीं बनाती, बस चाय बिस्किट दे देती है। अरे आप लोगों को पता रहे, मेरी नेहा तो 4 टाइम अलग अलग खाना बनाती है। 4 टाइम? मतलब कैसे? जी हाँ, मॉर्निंग में स्पेशल ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स और डिनर, सब अलग अलग डिशेस। वाह कमला जी, आपकी बहू तो बहुत गुणी है। हमारी बहुओं से तो 2 टाइम का भी मुश्किल से होता है। कमला देवी मुस्कुराते हुए अंदर चली जाती है, जहाँ नेहा किचन में काम कर रही है। नेहा, आज से तू 4 टाइम खाना बनाएगी। 4 टाइम माँ जी? लेकिन क्यों? क्यों मतलब? घर में सिर्फ 2 टाइम खाना बनता है तो लोग क्या कहेंगे? शर्मा जी और वर्मा जी के सामने मैंने बोल दिया है। माँ जी, मुझसे इतना सब नहीं होगा। होगा क्यों नहीं? मैंने कहा है तो होगा, मेरी इज्जत का सवाल है। अगले दिन सुबह 6 बजे नेहा किचन में पराठे बना रही है। नेहा, ये क्या बना रही है? माँ जी, आलू के पराठे। अरे नहीं, मॉर्निंग में कुछ स्पेशल बना, सैंडविच या फिर उपमा, कुछ फैंसी सा। माँ जी, पराठे तो अच्छे हैं। अच्छे बच्चे की बात नहीं है, पड़ोसी क्या कहेंगे कि कमला जी के घर मॉर्निंग में भी वही घर का खाना। ये माँ जी तो मेरा कचूमर निकाल के ही मानेंगी। नेहा, लंच में पुलाव बना, प्लेन दाल चावल नहीं। माँ जी, मैंने दाल चावल बनाया है। फिर से वही बात, मैंने जो कह दिया अब वही बनेगा, समझी? जी माँ जी। नेहा, इवनिंग में समोसा बनाना, टी के साथ कुछ तो चाहिए। माँ जी, मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ। टायर्ड शायद कुछ नहीं, तुम्हारी उम्र में मैं दुनिया भर का खाना बना लेती थी। हाँ, वो तो दिखता है। ये बुढ़िया तो दिखावे में मेरी बलि चढ़वाएगी। दिन शर्मा आंटी और वर्मा आंटी कमला देवी के घर आती हैं। कमला जी, क्या खुशबू आ रही है? अरे कुछ नहीं, नेहा ने आज मॉर्निंग में चीज सैंडविच बनाए थे, लंच में बिरयानी, अभी इवनिंग स्नैक्स के लिए पकौड़े बना रही है। वाह, कितनी मेहनत करती है आपकी बहू। हाँ, बहुत अच्छी है, हमेशा 4 टाइम अलग अलग खाना बनाती रहती है। नेहा चाय लेकर आती है, उसकी आंखें लाल हैं। आंटी जी, चाय ले लीजिए। अरे कमला, तुम बहुत लकी हो, ऐसी टैलेंटेड बहू मिली है। और बेटा, तुम भी बहुत गुणी हो। जी आंटी जी। कमला जी, आपकी बहू बहुत सीधी सादी लगती है, लेकिन कितनी काम करने वाली है। हाँ, मैंने इसे अच्छी तरह ट्रेन किया है। रात को विकास ऑफिस से घर आता है। नेहा, कहाँ हो तुम? आ रही हूँ, डिनर तैयार कर रही हूँ। यार, तुम हमेशा किचन में क्यों रहती हो? मुझसे बात भी नहीं करती। विकास, माँ जी को 4 टाइम अलग अलग खाना चाहिए। मैं सुबह से शाम तक किचन में हूँ। 4 टाइम? ये कब से शुरू हुआ? पिछले हफ्ते से। माँ जी का कहना है कि सोसाइटी में इज्जत का सवाल है।
ये क्या बात है? रुको जरा। मम्मी, कहाँ हो आप? क्या हुआ बेटा? मम्मी, नेहा को इतना लोड क्यों दे रही हैं? वो पूरा दिन किचन में रहती है। अरे बेटा, पड़ोसी क्या कहेंगे कि कमला जी के घर सिर्फ 2 टाइम खाना बनता है? हमारी भी कोई शान है कि नहीं? मम्मी, ये सब दिखावा है। दिखावा नहीं, सोसाइटी में रेपुटेशन मेंटेन करनी पड़ती है। हद है मम्मी, मतलब कुछ भी। ज्यादा मुंह मत चला मेरे सामने। 4 टाइम का खाना अगर बना देगी तेरी बीवी तो मर नहीं जाएगी, समझे? चल जा अपना काम कर। वहीं 1 महीने बाद नेहा किचन में काम करते करते अचानक गिर जाती है। अरे, चक्कर आ रहा है। नेहा, क्या हुआ? अरे बहू, तबीयत ठीक नहीं लग रही। अरे नेहा, ये क्या हुआ? कोई डॉक्टर को बुलाओ भाई। इनकी तबीयत वीकनेस और स्ट्रेस की वजह से खराब हुई है। बहुत ज्यादा काम कर रही हैं लगता है। सुना आपने? डॉक्टर साहब, क्या करना होगा? कंप्लीट रेस्ट और कम से कम काम। अगले दिन नेहा बिस्तर पर रेस्ट कर रही है और कमला देवी किचन में 4 टाइम का खाना बना रही हैं। अब मुझे ही बनाना पड़ेगा, लेकिन क्या बनाऊं? मम्मी, ब्रेकफास्ट क्या है? बेटा, मैं पराठा बना रही हूँ। अरे बाप रे, अब लंच भी बनाना है। नेहा कितनी आसानी से सब कुछ कर देती थी। तभी शाम को शर्मा आंटी आती है। कमला जी, आज कुछ अलग स्मेल आ रही है। हाँ, वो आज नेहा बीमार है तो मैं बना रही हूँ। अच्छा, तो इवनिंग स्नैक्स क्या बनाया? वो आज सिंपल चाय बिस्किट है। अरे, आप तो कहती थी कि 4 टाइम अलग अलग। वो आज स्पेशल कुछ नहीं, बस यही है। पूरे दिन खाना बनाते बनाते रात को कमला देवी बहुत थका हुआ महसूस करती हैं। आज तो मैं बिल्कुल थक गई, पूरे दिन किचन में रही। अब पता चला कि नेहा कितना काम करती थी। हाँ, मुझे लगता था कि 4 टाइम खाना बनाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आज समझ आया। मम्मी, नेहा को बहुत बुरा लगता था जब आप उससे इतना सब कुछ करवाती थी। बेटा, मैंने गलती की है। सोसाइटी के सामने दिखाने के चक्कर में मैंने नेहा को परेशान कर दिया। अरे भाग्यवान, अब तो समझ जाओ, छोड़ो ये सब चोचलापन। अगले दिन नेहा कुछ बेहतर फील कर रही थी। बेटा, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे बहुत परेशान किया। सोसाइटी के सामने दिखाने के चक्कर में तेरी हेल्थ की परवाह नहीं की। माँ जी, कोई बात नहीं, बस आप समझ गई, यही बहुत है। हाँ बेटा। और वो 4 टाइम वाला ड्रामा भी बंद, अब सिर्फ 2 टाइम, वो भी सिंपल खाना। 1 हफ्ते के बाद किचन में नेहा और कमला देवी साथ में काम कर रही हैं। वाह, आज तो टीम वर्क हो रहा है। हाँ बेटा। वही कुछ टाइम बाद शर्मा और वर्मा आंटी फिर घर पर आती हैं। कमला जी, आजकल 4 टाइम का खाना बंद कर दिया? हाँ, मैंने रियलाइज किया कि ये सब दिखावा था। मतलब? मैं सिर्फ आप लोगों को इम्प्रेस करने के लिए अपनी बहू को टॉर्चर कर रही थी। ये गलत था। हैं? लेकिन कमला जी, अब हम साथ मिलकर 2 टाइम का अच्छा खाना बनाते हैं। क्वालिटी इम्पोर्टेंट है, क्वांटिटी नहीं। आंटी जी, चाय ले लीजिए। बेटा, तुम बहुत खुश लग रही हो आजकल। जी आंटी जी, माँ जी अब मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई हैं। हाँ, अब हम टीम हैं। रात को पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए बात करता है। वाह, आज का खीर बहुत टेस्टी है। ये किसने बनाया? हम दोनों ने। परफेक्ट कॉम्बिनेशन। नेहा, तूने मुझे सिखाया कि कुकिंग में सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या है। क्या माँ जी? लव, प्यार, मोहब्बत और साथ मिलकर काम करना। मम्मी, अब आप सोसाइटी प्रेशर में नहीं आएंगी ना? बिल्कुल नहीं। अब मैं समझ गई हूँ कि खुशी अपने घर में होती है, दूसरों को दिखाने में नहीं। और इस तरह कमला देवी को समझ आया कि सोसाइटी के सामने दिखावा करने से अच्छा है अपने घर में खुशी रखना। जब तक हमारे ईगो हमारे फैमिली के लिए प्रॉब्लम ना बने, तब तक सब ठीक है, क्योंकि आखिर में सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है अपने परिवार की खुशी। कहते हैं ना कि घर की दीवारें बहुत कुछ देखती हैं। आज हम आपको एक ऐसे घर की कहानी सुनाते हैं जहां रंग भेद की वजह से 2 बहनों के साथ अलग अलग व्यवहार होता है। कविता और सुविता, 2 बहुएं, एक ही घर लेकिन 2 अलग किस्मत। रसोई में कविता और सुविता दोनों खाना बना रही हैं। सुविता, तुम सब्जी देख लो, मैं खीर बना रही हूँ। हाँ दीदी, बस हो गई। वाह सुविता, कितना स्वादिष्ट बनाया है तूने, बिल्कुल होटल जैसा स्वाद है। हमारी सुविता के हाथों में जादू है। इतना बेहतरीन मसाला, लगता है जैसे 5 सितारा होटल का खाना हो। और देखो, इसका रंग भी कितना सुंदर है। गोरी हो तो सब काम भी इतना साफ सुथरा करती है। भगवान ने कितने अच्छे हाथ दिए हैं इसे।
हाँ जी, हमारे बेटे की पसंद ही इतनी अच्छी है, ऐसी सुंदर और गुणवान बहू मिली है। माँ जी, खीर भी चख लीजिए। हाँ ठीक है, थोड़ा कम मीठा है, हमेशा तेरे से तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है। सुविता बेटी, तू ही खीर भी बनाया कर। हाँ, खीर में अभ्यास चाहिए होता है, कुछ लोगों के हाथ का बना खाना ही अलग लगता है। अरे रंग गोरा हो तो सब काम भी गोरे लगते हैं, काले को देख कर ही मन खराब हो जाता है। हमेशा यही होता है, मैं कितनी भी मेहनत करूं। वही तीनों नंदे कविता के पास आती हैं। कविता भाभी, आपकी खीर तो वर्ल्ड फेमस है, हमें तो बहुत पसंद आई। हाँ भाभी, आप तो खाना बनाने में बेस्ट हैं। सुविता भाभी से तो कहीं ज्यादा अच्छा बनाती हैं आप। भाभी, आप हमें भी खाना बनाना सिखाएंगी ना? हाँ बिल्कुल, तुम लोग इतना प्यार करते हो। दूसरे पल वो तीनों सुविता के पास जाते हैं। सुविता भाभी, आप तो बेहद सुंदर हैं और आपके हाथ का खाना तो मतलब एकदम लाजवाब। भाभी, आपकी सब्जी का स्वाद तो होटल से भी बेहतर है, आप तो बेस्ट शेफ बन सकती हैं। हमारे परिवार में आपकी जैसी सुंदर और प्रतिभाशाली बहू आई है, हम कितने भाग्यशाली हैं। दोनों भाभी से चिकनी चुपड़ी बात करने के बाद रात में तीनों नंदे अकेले में अपनी असलियत में आती हैं। यारी कविता कितनी काली और भद्दी है, देखने में घिन आती है। भाई को क्या जरूरत थी इस कोयले से शादी करने की? और कितना खाना बनाने में लगी रहती है, लगता है खुद को कोई महान रसोइया समझती है। असलियत तो ये है कि हमारे घर की नौकरानी भी इससे अच्छा खाना बनाती है। मुझे तो इसे देखकर उल्टी आती है, इतनी काली की रात में दिखाई भी न दे। भाई अंधा हो गया था क्या? और सबसे बड़ी बात ये समझती है कि हम इसे सम्मान देंगे। हाँ, हम तो सिर्फ मजे लेते हैं, बेवकूफ कहेंगी। मैंने कल इसे रसोई में अकेले रोते हुए देखा था, शायद सोच रही होगी कि कोई इसे प्यार नहीं करता, और ये सच भी तो है। बेचारी, सोचो पूरी जिंदगी ऐसे जीना पड़ेगा, कोई इसे गंभीरता से लेता ही नहीं। वैसे बहनों, मुझे लगता है हमें इसका और भी फायदा उठाना चाहिए। ये तो हमारी हर बात मान लेती है। माँ बाबूजी इसके काले रंग की वजह से वैसे ही इससे दूर रहते हैं, तो किसी को कुछ बता भी नहीं पाएगी। बिल्कुल सही, जब तक ये घर में है इसे हम नौकर बना सकते हैं। भाई भी घर में नहीं है तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। और सुविता को हम अपने खेल में शामिल कर लेंगे। अच्छा सुनो, माँ पापा पहले ही सुविता को पसंद करते हैं उसके गोरे रंग की वजह से, क्यों ना हम इसका फायदा उठाएं? मतलब? अरे संपत्ति का जो हिस्सा भैया के नाम है वो कागजात कविता के पास है, हम उन्हें समझाकर अपने नाम करवा लेते हैं और चुपचाप तीनों आपस में बांट लेते हैं। क्या बात है, उस कलूटी को तो कोई सहारा भी नहीं देगा। हम उसे इतना परेशान करेंगे कि वो खुद ही कागज दे देगी। और सुविता, उसे हम मना लेंगे, वैसे भी वो काली कलूटी दिल की बहुत भोली है। कुछ समय बाद तीनों नंदे कविता के पास रोने का नाटक करते हुए आती हैं। भाभी, हमारी शादी में बहुत खर्चा आ रहा है, पापा परेशान है, समझ नहीं आ रहा कि पैसे कहाँ से आएंगे। भाभी, आप तो हमारी बड़ी बहन जैसी हैं, कुछ मदद कीजिए ना आप हमारी। भाभी, बस प्रॉपर्टी के कागजात हमें दे दीजिए, बैंक में कर्ज के लिए चाहिए, बाद में हम आपको वापस कर देंगे। हाँ, लेकिन ये तो तुम्हारे भाई से पूछना चाहिए ना। अरे भाभी, वो तो बाहर हैं और आप बड़ी बहू हैं, तो आपकी बात मानी जाएगी। भाभी, अगर आप नहीं मदद करेंगी तो हमारी शादी टूट सकती है। भाभी प्लीज आप हमारी मदद करिए, आपके अलावा कौन है हमारा। ठीक है, परिवार के लिए तो करना ही पड़ेगा। कविता से कागजात लेने के बाद अब तीनों अपने असली रूप में आ गई। क्या बात है, अब सारी संपत्ति हमारी हो गई, इस काली कलूटी को तो पता भी नहीं चला। कितनी आसानी से फंस गई, अब हम तीनों अमीर हो जाएंगे। अब तुम मौज मस्ती का समय है, इस मूर्ख को धन्यवाद भी कहना चाहिए, अपनी संपत्ति हमें दे दी। कागजात देने के बाद कविता को क्या पता था कि प्यार के नाम पर उसके साथ धोखा हो रहा है। अगले दिन रसोई में, कविता भाभी, आज खाना जल्दी बनाइएगा, हमें बाहर जाना है खरीदारी के लिए। और हाँ, हमारे कपड़े भी धो देना, हमारे पास समय नहीं है। भाभी, हमारा कमरा साफ कर देना, मेहमान आ रहे हैं। लेकिन कल तो तुम लोग इतना प्यार कर रही थी, आज अचानक क्या हो गया? अब हमारा मूड नहीं है, और तुम्हारा काला मुंह देखकर तो इच्छा भी मर गई बात करने की। भगवान, मैंने क्या गलत किया है? सिर्फ मेरा रंग काला है, इसीलिए मुझे कोई इज्जत नहीं देता, मैं चाहे जितनी मेहनत करूं। कविता दीदी, मुझे बहुत बुरा लगा जो आपके साथ हुआ। तुम्हारी कोई गलती नहीं है सुविता, तुम बहुत अच्छी हो, बस ये रंग का खेल है। दीदी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ननद जी कुछ गलत कर रही हैं, मैंने सुना है। क्या मतलब? वो संपत्ति के कागज वो सच में कर्ज के लिए नहीं चाहिए थे, वो अपने नाम करवाना चाहती हैं। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? दीदी, मुझे भी शर्म आती है कि मैं उनके साथ मिलकर आपके साथ झूठा व्यवहार कर रही थी। वो मुझे भी समझा रही थी कि आप जलती हैं मुझसे। तुमने भी मुझे धोखा दिया? दीदी, मैं बहुत माफी चाहती हूँ, मैं उनकी बातों में आ गई, लेकिन अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। आप कितनी अच्छी हैं, हम सब ने कितना गलत किया आपके साथ। सुविता, मैंने तुम सबको अपना परिवार समझा था, लेकिन तुम सबने मिलकर मेरे साथ खेल खेला। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको उन कागजातों के बारे में सच बताना चाहती हूँ।
जो हो रहा है होने दो सविता, ईश्वर सब देख रहा है, हिसाब जरूर होगा। कुछ महीने बाद तीनों की शादी की तैयारी पूरे घर में जोर शोर से चलती है। लड़कियों, हम अपने मकसद में कामयाब हो गए और अब हम अमीर हो जाएंगे। उस काली को तो पता भी नहीं चला कि कैसे हमने उसे बेवकूफ बनाया। अब हमारी शादियों के बाद अपना घर, अपनी संपत्ति, बेहतरीन जिंदगी होगी। समय बदला और तीनों नंदों की शादी हो गई। अब उन्हें अपने किए का फल मिलने वाला था। नीता, यार मैं परेशान हूँ। यहाँ सब मुझे काली विया कहकर बुलाते हैं, मेरी हर छोटी छोटी कमियों को गिनाते हैं। मैं बहुत दुखी हूँ। दीदी, मेरे साथ भी यही हो रहा है। यहाँ की अकेली बहू मुझसे जलती है, पीठ पीछे कहती है गोरी को कुछ भी नहीं आता, बस मुंह की चिकनी है, अकल तो पैसे की नहीं है। दीदी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है अपने ऊपर। हमने कविता भाभी के साथ कितना गलत किया था, हमारे साथ आज वही हो रहा है। हाँ यार, बिल्कुल वही शब्द जो हमने भाभी के लिए इस्तेमाल किए थे, काली भद्दी, वही सब सुनने को मिल रहा है। यार, हमने उनके साथ नौकरों की तरह बर्ताव किया था। अब समझ में आया कि कैसा लगता है ऐसा करने पर। दीदी, मुझे याद आ रहा है कि कैसे हमने भाभी को झूठा प्यार दिखाकर सारी संपत्ति छीनी थी। हमने सिर्फ उनकी संपत्ति नहीं, उनकी खुशी, उनका विश्वास, उनकी प्रतिष्ठा, सब कुछ छीन लिया। और सविता भाभी को भी हमने इस्तेमाल किया था। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। चलो वापस चलकर सब सच बता देते हैं और माफी मांगते हैं। हमें अपनी सारी गलतियां मानकर भाभी से क्षमा मांगनी चाहिए। तीनों नंदे घर वापस आकर कविता के सामने घुटनों पर बैठ जाती हैं। कविता भाभी, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। हमने आपके साथ बहुत गंदा व्यवहार किया, हम बहुत शर्मिंदा हैं। भाभी, जो संपत्ति के कागज हमने लिए थे वो ये रहे। हमने आपके साथ गलत किया, आपसे झूठ बोलकर। भाभी, आज जब हमारे साथ वही हो रहा है जो हमने आपके साथ किया, तब जाकर एहसास हुआ कि रंग कोई भी हो, दुख तो एक ही जैसा लगता है। गलती इंसान से होती है, लेकिन उसे मान लेना बड़प्पन है। तुम लोगों ने जो एहसास किया है वही सबसे बड़ी बात है। बेटी कविता, मुझसे भी गलती हुई है। तू भी मेरी बेटी है। रंग से इंसान नहीं, दिल से इंसान बनता है। मुझे भी माफ कर दे। मैं तो बस आपके प्यार की भूखी थी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। जो बीत गया उसको भूल के हम आगे बढ़ते हैं। बहू, तेरे रंग की वजह से हमने तुझे बहुत भला बुरा कहा, लेकिन दिल तुम्हारा हीरा है। हाँ भाभी, हम तीनों बहनों को भी अपनी बहन समझ के माफ कर दो। वो तो मैंने कब का कर दिया तुम लोगों को। और रही बात बहन की, सविता की तरह मैंने हमेशा तुम लोगों को अपनी बहन ही माना है। और इस तरह इस घर में प्यार की जीत हुई, क्योंकि सच्चे रिश्ते रंग से नहीं दिल से बनते हैं। जब हमारे साथ वही होता है जो हम दूसरों के साथ करते हैं, तब जाकर हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है।